आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट और मेरा नाम है प्रियव्रत चौधरी। आज रविवार है और आज स्पेशल स्टोरी में हम चर्चा करेंगे सत्ता की और सत्ता के दलालों की। खासकर 3 प्रधानमंत्रियों के समय में सत्ता के दलालों का किस तरह का व्यवहार रहा, किस तरह से उन्होंने सरकार को प्रभावित किया, सरकार के फैसलों को प्रभावित किया, प्रधानमंत्री का राजनीतिक कैरियर उन लोगों ने प्रभावित किया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 3 प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव और नरेंद्र मोदी। सबसे पहले चर्चा करते हैं राजीव गांधी की। 84 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। 85 के 15 अगस्त को जब वे पहली बार लाल किले से देश की जनता को संबोधित कर रहे थे तो उसमें उन्होंने वो मशहूर बयान दिया था। बहुत चर्चा हुई थी इस बयान की कि भारत की राजनीति को सत्ता के दलालों ने अपने चंगुल में ले रखा है, इससे हमें मुक्ति दिलानी होगी। राजीव गांधी ने भारत की सत्ता को, भारत की राजनीति को दलालों के चंगुल से, राजनीतिक दलालों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा काम किया था। उनका जो आर्थिक तंत्र है, फंडिंग जो है इन दलालों की, उसे खत्म करने के लिए वे पंचायती राज विधेयक लेकर आए थे। इसका नतीजा ये हुआ, एक तो पहले साल में ही उन्होंने दुखती रग पर हाथ रख दी दलालों की, और ऊपर से वे पंचायती राज विधेयक लेकर के आ गए। उनका एक और बहुत मशहूर बयान है, आज तक उसका जिक्र किया जाता है कि दिल्ली से जब 1 रुपया भेजा जाता है तो गांवों में वो 13 पैसा हो जाता है, 13 पैसे पहुंचता है गांव में लोगों के पास। तो ये जो बीच में लीकेज हो रहा था, उस लीकेज को खत्म करने के लिए वे पंचायती राज विधेयक लाए। लीकेज खत्म होने का मतलब था कि सीधे सीधे सत्ता के दलालों का आर्थिक तंत्र प्रभावित होता। तो सत्ता के दलालों ने भी बदला लिया। संगठित होकर के उन्होंने हेट कैंपेन चलाया और उस हेट कैंपेन का नतीजा ये रहा कि आप जानते हैं, उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। दूसरे प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव ने भी सत्ता के दलालों के चंगुल से राजनीति को मुक्त करना चाहा, पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने मुक्त करना चाहा। आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ने का तात्कालिक कारण तो यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था बस डूबने के कगार पर थी। लेकिन इसके नतीजे कुछ दूसरे भी निकले, और जैसा कि मैंने कहा कि सत्ता के दलालों का जो आर्थिक नेटवर्क था वह सीधे सीधे प्रभावित हो रहा था नरसिंह राव की नीतियों से। तो नरसिंह राव के खिलाफ भी ठीक ठाक हेट कैंपेन चलाया गया, फर्जी मुकदमे गढ़े गए, और फर्जी मुकदमा गढ़कर नरसिंह राव को जेल में भेजने की कोशिश हुई। आप सबको याद होगा, लखू भाई पाठक ने आरोप लगाया था, और उस आरोप के चलते नरसिंह राव का राजनीतिक जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। लखू भाई पाठक ने कहा था कि मैंने नरसिंह राव को उनके घर पर जाकर 1 करोड़ रुपया दिया है। तो उस समय कुछ पत्रकारों ने लखू भाई पाठक के दावे की पड़ताल की थी। इस बात को दबा दिया गया। पत्रकारों ने जो निष्कर्ष निकाला उसकी चर्चा नहीं होने दी गई मीडिया में। कुछ पत्रकारों ने जब इस आरोप की छानबीन की तो पता चला कि जो समय लखू भाई पाठक कह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री आवास में गया और नरसिंह राव को मैंने पैसे दिए, उस समय नरसिंह राव अपने घर पर नहीं थे, प्रधानमंत्री आवास में नहीं थे। और दूसरी बात,
कि उस समय की सबसे बड़ी जो करेंसी थी वो 100 रुपये की थी। तो 1 करोड़ रुपया एक सूटकेस में आए, इसके लिए 1 लाख गड्डियां जब आएगी एक सूटकेस में, तब जाकर के वो 1 करोड़ होगा। इतना बड़ा सूटकेस उस समय भारत में बनता ही नहीं था। 100 की 1 लाख गड्डियां आ सके, इतना बड़ा ब्रीफकेस भारत में नहीं बनता था उस समय। और एक पूरी तरह से फर्जी केस गढ़ के सत्ता के दलालों ने नरसिंह राव को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। नरसिंह राव का यह भाग्य रहा कि पहले एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बहुत जल्दी गिर गई, फिर A.K. गुजराल की सरकार बहुत जल्दी गिर गई, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई 1998 में। नरसिंह राव जेल जाने से बच गए। तो बहुत ही ज्यादा रुतबा रहा है सत्ता के दलालों का। अब मनमोहन सिंह के सरकार के समय में देखिए, भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई है, सब कुछ की छूट थी, तो भ्रष्टाचार की खबरें तो आती रहती थी, लेकिन हेट कैंपेन उस तरह से नहीं चला जिस तरह से कि राजीव गांधी और नरसिंह राव के खिलाफ चलाया गया था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी का मिला जुला अप्रोच है। एक तरफ आप सब पढ़ते होंगे कि बड़े बड़े कॉरपोरेट के, बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के कर्ज माफ कर रहे हैं। तो ये कौन तय करेगा कि कौन नरेंद्र मोदी का मित्र है और कौन मित्र नहीं है? राजनेता तो तमाम लोगों से मिलता जुलता रहता है। बड़े बड़े बैंकों से बड़ा बड़ा कर्ज लेकर के बहुत सारे कारोबारी विदेश भाग गए। इसके लिए भी लोग नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराते हैं, मोदी की सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। मामला सिर्फ इतना नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों का यदि कर्ज माफ किया गया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का यदि कर्ज माफ किया गया है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार का, मैंने कहा, मिला जुला अप्रोच रहा है। दूसरी तरफ से यह सरकार पूरी अर्थव्यवस्था को ही डिजिटल बनाने की तरफ बढ़ रही है। अब डिजिटल लेन देन में 1 रुपये का भी यदि लेन देन होगा कहीं पर, तो पता रहेगा, सरकार के पास रिकॉर्ड रहेगा कि इस आदमी ने उस आदमी को इतने पैसे का भुगतान किया है, इतने रुपये का भुगतान किया है, इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने अरब का भुगतान किया है। तो सारा कुछ रिकॉर्ड में रहेगा। दूसरा काम जो मोदी सरकार ने किया वो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हालांकि यह मोदी सरकार की नीति नहीं है, मनमोहन सरकार यह नीति लेकर आई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक्सेलरेट किया, काफी प्रक्रिया तेज हो गई। अब सीधे सीधे सरकार को कुछ देना होता है वो बैंक खाते में डाल देती है। सुनियोजित तरीके से मोदी ने यह काम किया है। पहले तो सबका बैंक में खाता खुलवा दिया, और उसके बाद से वे जो कुछ राशि देनी होती है वे अकाउंट पर भेज देते हैं। तो सत्ता के दलालों का आर्थिक तंत्र इस कदर भी प्रभावित हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सत्ता के दलाल पहले भी पावरफुल थे, अब भी कमजोर नहीं हुए हैं, लेकिन इसके खिलाफ लोगों ने काम भी किया है। लोगों ने, प्रधानमंत्रियों ने अपनी अपनी क्षमता से और अपनी अपनी समझबूझ से कोशिश की इस बात की कि जनता तक सीधे सीधे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो आप भी यदि किसी सत्ता के दलाल के चंगुल में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर आ जाइए। सत्ता के दलाल प्रभावित कर सकते हैं, चुनावों को प्रभावित करते हैं, कैंपेन को प्रभावित करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जिताते हैं, चुनाव जनता जिताती है। अल्टीमेटली सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम जनता करती है। तो जनता की अहमियत को भी समझिए, और यदि आप भी किसी दलाल के चंगुल में हैं तो बाहर आ जाइए। एक जमाने में मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक टिप्पणियां किया करता था, जब मैं फेसबुक पर लिखता था तो,
मुझ तक को लोगों ने बताया कि सत्ता के दलाल इससे भी फायदा उठा रहे हैं। पड़ोस का लड़का है वो, हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इसका प्रूफ तो कुछ होता नहीं है, प्रूफ छोड़ करके तो जाता नहीं है सत्ता का दलाल। लेकिन जो जानकारी दी उस जानकारी भी को भी हम गलत नहीं कह सकते। तो अल्टीमेटली जनता की अहमियत ही रहेगी। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तुमको क्या लिखना है क्या नहीं कहना है। अखबार में काम करने वाला आदमी यदि लंबे समय तक राजनीतिक मुद्दों पर चुप्पी साधे रहे तो ये अनायास नहीं है, ये सायास है, स्वप्रयास है। और फिलहाल मैं राजनीतिक मुद्दों पर बोलने से बचता रहूँगा। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए अंक में, किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।